आइंदा अगर तुमने किसी भी औरत को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा, बेशक वो मुजरिम हो या ना हो। अगर बीच रास्ते में किसी को उठाया तो याद रखना, आंख निकालकर सीधा तुम्हारे मुंह पे ठोंसूंगा। निठाल से जख्मी इंस्पेक्टर के जबड़े पकड़कर गुर्रा के कहते हुए उसे छोड़ा और मुड़कर उसकी तरफ आया जहां वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। सिकंदर सीधा बाहर की तरफ निकला जहां रशीद जरा सहमा खड़ा हुआ था। आज तेरे इस मामे की ही ड्यूटी थी ना? हाँ, मगर तुमने तो उसे लहूलुहान कर दिया। अब मैं सुबह डीआईजी साहब को क्या जवाब दूंगा कि मैंने मुजरिम की धमकी पे उसे खोलकर इंस्पेक्टर को मारने की इजाजत दी? तुम मुजरिम हो तो मुजरिम बनकर क्यों नहीं रहते? देखो, ज्यादा बकवास मत करो। मुझे फोन दो अपना और जाकर पानी लेकर आओ। हो सके तो हेड बॉक्स है तो वो भी ले आओ। कांस्टेबल रशीद उसे देखता रह गया। जानता था वो लाख कमीना सही औरत की इज्जत में कोताही नहीं करता था। वो चाहे बुरी हो अच्छी हो सबका दिल जीत लेता था इज्जत के मामले में। इसका बैग कहाँ है? तुम कह रहे थे कि किसी बैग के साथ आई थी। हाँ, बैग के साथ आई थी। तो मुझे देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। वो फ़ोन पे नंबर मिलाकर तेज़ी से अंदर आया और उस लड़की को हल्का सा सीधा करके कुछ कहने लगा। जब उस लड़की का चेहरा देखकर वो साकित हो गया। अनीका? उस जख्मी लड़की और कोई नहीं उसकी सौतेली बहन और हदीद आलम की बेटी अनीका थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कहा था मैंने, इस दफ़ा के नखरे तुम्हारे बर्दाश्त नहीं करूंगा बात। तो सिकंदर के घर नहीं, मेरे घर हो। चलो उठो। दुराइना कितनी परेशान है। मैं कितना परेशान हूँ और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। झूले पे हन्नान उसके गिर्द बाजू फैलाए बैठा उसे डांट रहा था जबकि वक्त के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मामा मुझसे नहीं खाया जाता कुछ भी। मेरे मामा भूखे बैठे होंगे और मैं यहाँ पेट भर भर के मज़े करूँ। मैंने दुरायना आपी की आधी कोशिश भी की मगर बार बार मामा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मुझे तो हैरत आप लोगों से नवाले भी कैसे लिए गए। एक तो वहाँ आप ही अकेली पता नहीं किस हाल में है और वहाँ मेरे मामा जेल में सड़ रहे हैं। हनान को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मेरा बच्चा, वो गधा कभी सड़ता नहीं है, लोगों को सड़ाता है। मैं मुतमईन हूँ, इसलिए हूँ। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द हमारे सामने होगा। तो तुम क्यों इतना घबरा रही हो? रही बात उसके भूखे होने की, जरा उसे रहने दो। कितना तंग किया है उसने मुझे और तुम्हें। अच्छा है, पे बैक मिले उससे। वक्त ने हन्नान को घूरा फिर उसने अपने कंधे झटके। बहुत बुरे हैं आप हानी मामा। मामा के जेल जाने पे आपको कितनी खुशी है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अपने घर जाऊंगी। सिली गर्ल, कब बड़ी होगी? बस अपने मामा से प्यार करना। हानी मामा तो बस एवे फजूल है तुम्हारे लिए। एक तो मुहतरमा को हंसाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा मुझसे खफा हो जाती हो। मैं कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। बात की थी ना कल। आएगा ना हाजिर या जावेद तुम्हें लेने? फिर टेंशन किस चीज़ की है? चलो अच्छे बच्चे, उठो। अभी वो खुदात भाई आए हैं, उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग से आदमी हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। और देख लिया आपकी इंटरेस्टिंग से भाई, मैंने किसी को इतना सड़ा इतना बर्फ की तरह ठंडा आज तक कभी नहीं देखा। तुम अपने मामा को भूल क्यों जाती हो? आप तो जाने दुश्मन बन गए हैं मामा के। माना उन्होंने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया लेकिन भूल क्यों जाते हैं। वो आपके यार हैं। उन्होंने आपको अपना इतना ढेर सारा खून दिया है, जिंदगी बचाई थी आपकी। ओ फल्ला ये लड़की। अच्छा, मामा की बेटी, ले आऊंगा उस कमीने को। अब अच्छे बच्चों की तरह उठो और खाना खाओ। बस इतनी सी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अच्छा आती हूँ, मुझे ज़रा मुंह धोने दे। आप नीचे जाए मैं आ रही हूँ। उससे बिलाहिर हन्नान की बात मान ली थी। हन्नान ने शुगर का सांस लिया। चलो अब रोना नहीं, वरना उस जैश को खोलूंगा नहीं। उससे प्यार से उसका सर थपका और उठ खड़ा हुआ। वक्त ने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। खाना खाकर सीधा नमाज पढ़ूंगी। मामा के लिए ढेर सारी दुआ करनी है। पता नहीं इतने अच्छे लोगों को क्यों इतनी सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। उठकर वो टेरिस से जाने लगी जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर सीधा उसके कोने पर ले गया। बग को चीखने की नौबत नहीं आई क्योंकि हरकुलिस उसके लबों पे अपना हाथ रख चुका था। खाना और नमाज बाद में पढ़ना लड़की, पहले मेरी सुन लो। बग की एक बार फिर से सांसें रुक गईं। वो फिर से आ गया मगर ये आता कहाँ से है और हानी मामा की मौजूदगी में वो इतनी दलेरी कैसे दिखा सकता है। हन्नान नीचे उतर कर आया था जब उसकी जेब में फ़ोन बज हुआ। उससे देखा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा था। इस वक्त क्या हो गया? हेलो, बात सुनो, जल्दी यहाँ पहुंचो। सिकंदर की आवाज़ सुनकर हन्नान शॉक हो गया। तुम तुम हन्नान, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचो। उसे सख्ती से कहकर फ़ोन काट दिया। हन्नान ने गहरा सांस लिया
अब ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा उस कमीने ने। बख्तावर को पैर में जलन सी महसूस हो रही थी। ऊपर से उस आदमी ने घेर कर उसका सांस बंद कर दिया था, जिसकी शक्ल तक उससे आज तक नहीं देखी थी। हरकुलिस जैसे मुतमईन हो गया कि अब वो चिल्लाएगी नहीं, तो हाथ उसके लबों से हटाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता बोला, आवाज़ नहीं निकालोगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठाने की देर नहीं करूँगा। वक्त एकदम फ्रीज हो गई। ये मामा जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? कौन है ये शख्स? बख्तावर ने गुस्से से उसके सीने पे हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर फ़ायदा कोई नहीं था। वो उसके छोटे हाथों के धक्के से 1 इंच भी नहीं हिला। वो उसकी दिलशिकन मुस्कुराहट को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। तुम कौन हो? देखो, मैं तुम्हारी धमकी में इस बार आने नहीं लगी। मेरे मामू नीचे हैं और कोई आम शख्स नहीं है, एसपी हैं। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो मेरे से दूर रहो। उससे उंगली उठाकर संभल कर जितनी सख्ती से कह सकती थी उससे कहा। वो होले से हंस पड़ा। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लगती हो जब तुम मुझे धमकी देती हो। वो सर लहजे में कहता उसका साफ साफ मजाक उड़ा रहा था। बद का खून खोल उठा। और तुम्हें पता है तुम कितने जहर लगते हो जब ऐसी बकवास करते हो। दूर रहो। अब ये बार उससे एक बार फिर उसे धक्का देते हुए ऊंची आवाज़ से कहा कि हरकुलिस को उसका जबड़ा सख्ती से पकड़ना पड़ा। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? आवाज़ नीची रखना। प्यार से बात समझ नहीं आती लिटिल ब्रेट। मुझे भी कोई शौक नहीं कि मैं तुम्हारे पास बार बार आता रहूं और अपना दिमाग ख़राब करूं। तुम मेरा मकसद पूरा कर दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। वो इतने करीब बख्तावर की आ चुका था कि बख्तावर से सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी सख्त पथरीली लहजे पे तो वैसे ही बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। रही सही कसर उसकी गर्म सांसों ने करती थी। छोड़ो मुझे। उससे उसकी तरफ देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। छोड़ दूंगा? इतनी जल्दी क्या है? अब बताओ, मेरा काम करोगी या घी निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? या अल्लाह, ये तो सोच से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी था। उससे मामा से बात करनी पड़ेगी, मगर वो तो जेल में है। वो उन्हें मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। उसे सांस रोकी नासमझी से सरस्वात में हिलाया। हरकुलिस कमीनगी से हंसा। दैट वॉज रियली फास्ट। मानना पड़ेगा, तुम्हें मनाने के लिए इतना सर नहीं खपाना पड़ता। आई एम इम्प्रेस्ड। उससे कहकर बेख्तियार वक्त का जबड़ा छोड़ा तो वक्त ने गहरा सांस लेकर बिना सोचे समझे और गुलिस के मुंह पे थप्पड़ मारा, जो गाल पे तो नहीं, शायद उसकी थोड़ी पे जाकर उसका हाथ लगा था। मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा इंजाम अच्छा नहीं होगा। बख्तावर नाम है मेरा। तुम्हारी धमकी में नहीं आऊंगी। हटो रास्ते से। वो जाने लगी कि हरकुलिस ने तैश के आलम में आकर उसको जाने से रोका। आज तो तुमने मुझ पे हाथ उठा लिया, दोबारा ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने माफ़ इसलिए किया कि तुम्हारे इस छोटे से हाथ से मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर बदतमीज़ी दोबारा बर्दाश्त। उससे भक्त का बाजू पकड़ा और उसे मरोड़ा। भक्त सी करके रह गई। उसके जंगली हाथ नहीं करूँगा स्वीट गर्ल। उसके कानों में बोलता वो दूसरे हाथ से पेंडेंट निकालकर उसके सामने किया, जो तकलीफ के बावजूद भी उससे आवाज़ से ही निकाली थी। वो उसके सामने कमज़ोर नहीं बनेगी। ये पेंडेंट तुम पूरे 24 घंटे के लिए पहनोगी, उसके बाद तुम मुझे लौटाओगी। कल रात 10 बजे तक आऊँगा, और याद रहे, होशियारी नहीं, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। ना मैं ये नेकलेस पहनूंगी, ना ही तुमसे तमीज़ से बात करूंगी। छोड़ो मेरा बाजू। अब वो उससे गिरफ्त में मचलने लगी। उफ, मामा के बगैर जिंदगी इतनी मुश्किल थी, उसे सोचा ना था। आंखों में बेख्तियार आंसू जमा हो गए थे, लेकिन खुद को सख्ती से डांटे उससे अपने आंसुओं को पीछे धकेला। तुम ये नेकलेस पहनोगी और मेरे से तमीज़ से बात करोगी, वरना फिर तुम्हारे घर वाले तरस जाएंगे, लेकिन मरते तक तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाएंगे। और मेरी सोर्सेज से मालूम हुआ कि आप सिकंदर भागी प्यारी भांजी हैं और वो इस वक्त जेल में है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ था मुझे जानकर। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यारे से मामा यहाँ से निकले, तो मेरा काम करना पड़ेगा। बख्तावर का मुंह हैरत से खुल गया और आगे बढ़ी ही बढ़ी रह गई। तो तुमने मेरे मामा को अंदर किया? बोलो। वो घबरा कर तेजी से बोली। नहीं, अब इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ, मगर हाँ, मैं हाथ वक्त निकाल कर उसे जल्द अज जल्द निकाल सकता हूँ। अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह मेरा काम कर दिया, फिर उसे हमेशा के लिए अंदर कर सकता हूँ, अगर तुमने होशियारी की। बख्त की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। कौन हो? क्या चाहते हो तुम? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे? दुश्मनी नहीं निकाल रहा, बस अपना काम कर रहा हूँ। मदाखलत पसंद नहीं करता। कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुनिया पलट देता हूँ। अब बताओ आराम से।
बात सुनोगी या मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी? बख्तावर ने जोर से अपनी आंखें मींची। मामा, आप कहाँ छोड़ गए मुझे? उसके दिल ने बेख्तियार कहा। तुम मुझे बताओ, मेरी कज़न यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ इस तरह का सलूक करने की इजाज़त किसने दी? मैंने तुम्हें कहा था कि कोई लड़की जेल में आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। कहा था ना मैंने, तो ज़बान क्यों सी कर बैठे रहे? वो सिकंदर से भी बुरी तरह चिल्लाया था। कांस्टेबल रशीद बाकायदा कांप रहा था। सर जी, मैंने शट अप। शर्म से मर जाओ, एक मुलजिम ने इस लड़की की जान बचाई। ये जो वर्दी पहनी है, इसको जाकर आग लगा दो। उससे उसके गिरबान को पकड़कर झंझोड़कर जोर से झटका। इसको बाहर फेंको, अब ये दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेगा। लेकिन सर, डीआईजी। मगर हन्नान की नजरों ने उसे मजीद बोलने नहीं दिया। काफ़ी स्ट्रांग हो, मुझे लगा तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है मामला सीरियस नहीं है। ये लो, पानी पियो। अनीका को जब होश आया था तो उसे हल्की सी उम्मीद थी कि जब आंख खोलेगी तो उसके इर्द गिर्द मम्मी, पापा और फारूक होंगे, मगर उसके वहमों को मान में भी नहीं था। सिकंदर हदीद उसके पास होगा, वो सिकंदर हदीद जिससे अभी उसकी इज्जत और ज़िंदगी बचाई थी, उसके सौतेले भाई ने जिससे वो शदीद नफरत करती, बल्कि उसकी शक्ल देखकर घिन महसूस करती। आज उस शख्स से उसके सर पे चादर रखी, वरना कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी उस बंदे ने। सिकंदर बोल रहा था, बल्कि वो चुप थी। क्या कहती, कहने के लिए क्या रह गया था? अनीका, तुम ठीक हो? अभी हनान आ गया है, वो तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। तकलीफ तो नहीं हो रही? वो इतनी नरमी से झुका उससे पूछ रहा था कि अनीका से सांस नहीं लिया जा रहा था। ये शख्स इतना हमदर्द, इतना साफ दिल का होगा, उससे सोचा नहीं था। उससे सर झुका दिया। वो ये भी नहीं पूछ रहा था कि वो इतनी रात बाहर सड़कों पे क्या कर रही थी और यहाँ तक कैसे पहुँची। उससे 100% पता था, उसकी जगह फारूक होता तो उससे उसकी हालत की बजाय ये बात पूछनी थी। मगर सिकंदर, वो मुख्तलिफ था, वो वाकई सबसे मुख्तलिफ था। अनीका, घबराओ नहीं, कोई तुम्हें अब हाथ नहीं लगाएगा। मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई गंदी नज़र से भी नहीं देखेगा। कुछ बोलो। आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप तो नफरत करते थे मुझसे। वो चाहकर भी अपनी आवाज़ से मौजूद एहसास को छुपा नहीं सकी थी। सिकंदर ने उसे देखा तो आंखें जोर से मीच कर बोला। भला कोई अपनी छोटी बहन से भी नफरत कर सकता है? तुम मुझे बेशक अपना भाई ना मानो अनीका, लेकिन तुम मेरी बहन हो। इस बात को मैंने कभी डिनाई नहीं किया। अब बताओ, दर्द हो रहा है? एकदम अनीका ने सिकंदर को देखा। उसकी आंखें, उसके तासुरात एकदम साकित हो गए थे। मगर मैं तो आपके दुश्मन की बेटी हूँ। एकदम उससे हकलाते हुए ये बात कही। उससे समझ नहीं आई कैसे रिएक्ट करे उस बात पे। और मैं यहाँ बाहर अकेले घर से भागे। आपको तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, आपको तो होश होना चाहिए। आपको इस बात का फ़ायदा उठाने का इतना अच्छा मौका मिला था। सिकंदर ने एकदम बिना कोई तासुरात दिखाए उसकी बात काटी। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अनीका, और मुझे इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर मासवाए तकलीफ के कुछ महसूस नहीं हो रहा। अनीका को लगा उसका दिल फट जाएगा। एकदम वो तेजी से उठी। जलन और तकलीफ से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर वो बामुश्किल चकराते सर समेत खड़ी चिल्लाई, आपने क्यों जान बचाई मेरी? आप तो वहाँ हैं, आप तो लोगों की दुनिया जहन्नुम बनाते हैं, सब लोगों की जिंदगी अजीरन करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? आप इतने अच्छे दिल के कैसे हो सकते हैं? सिकंदर की आंखें एकदम फैल गई। शोर से हन्नान लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर खामोशी से हन्नान को देखता रहा। हन्नान ने अनीका को देखा तो थक से रह गया। अभी तो उससे कुछ देखा नहीं था। वो तो सिकंदर ने चादर से उसको ढक लिया था, वरना सिकंदर की तरह हन्नान का भी खून खोल उठता। उसका रिश्ता बेशक इतना मजबूत नहीं था, मगर खून तो था। अनीका, तुम यहाँ कैसे आई? क्या कर रही थी तुम बाहर? हन्नान ने उसके बाजू को थाम कर कहा, जो एकदम झटके से पीछे हुई थी। उस पे खौफ अभी भी हावी था। रिलैक्स अनीका, इट्स मी हन्नान। हन्नान, इसे अभी अस्पताल ले जाओ। शी इज़ नॉट गुड। सिकंदर ने खामोशी से कहकर नसें झुका ली थी। वो काफ़ी थका हुआ दिखाई दे रहा था। तुम बाहर इस वक्त क्या कर रही थी अनीका? और मुझे बताओ, क्या ये लोग तुम्हें उठा कर लाए? क्या अंकल और फारूक को पता है? उससे अनीका की तरफ आकर उससे नरमी से पूछा, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। वो साकित नसों से सिर्फ सिकंदर को देख रही थी। पता नहीं क्या दर्द था उसकी आंखों में, जिससे सिकंदर को अपने ऊपर महसूस होती उलझन दे रही थी। हन्नान, स्टॉप इट। अभी से सवाल जवाब मत करो। शी नीड्स एड एंड रेस्ट। इसे ले जाओ। सिकंदर ने उसकी बात काटी। आ जाओ अनीका, आओ।
अन्नान ने नरमी से कहकर उसे चलने का इशारा किया, मगर वो हिल नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी, जैसे बाहर जाएगी तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा, जैसे ये दुनिया उससे एक बार फिर निकलने की कोशिश करेगी। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर वो बेबस थी। वो खुद को ठंडा महसूस कर रही थी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा। उसे अपने सारे जज्बात फ्रीज हुए देव महसूस हो रहे थे। सिकंदर समझ गया वो ट्रॉमा में है, इससे उठकर उसके पास आया और उसके सर पे हाथ रखकर हौले से मुस्कुराया। जाओ बच्चे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। भा है ना? उसका भाई फारूक था, मगर आज सिकंदर के लफ्ज़ सुनकर उसे लगा वो इतने बड़े रिश्ते से बहुत अरसे तक महरूम रही है। कम ऑन फास्टर, इस तरह की स्पीड लगाओगे तो मुझे तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ने पड़ेंगे। ज़रूर भांप रहा था, जबकि अमर बड़े आराम से उसके साथ तेज़ी से कदम उठाता ऊंची आवाज़ में कही जा रहा था। प्लीज़, मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है, मैं मज़ीद नहीं चल सकता। नहीं, अभी 5 चक्कर भी पूरे नहीं हुए, तुम थक गए। चलो स्पीड बढ़ाओ। वो गुस्से से बोला तो उससे घबरा कर हिम्मत गई है बामुश्किल भारी कदम उठाया, मगर गनौती इतनी तारी हुई थी कि एकदम घुटने के बल नीचे ज़मीन पे गिरा। नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। अमर ने लबों को सख्ती से दबाया और उसके पास तेजी से आने लगा था। जब उसकी जीन्स की जेबों में फ़ोन बस हुआ तो उससे देखा ब्रूटस की कॉल थी। हेलो, इतने सड़े हुए क्यों हो? ब्रूटस ने जैसे ही उसकी सख्त और बेसार आवाज़ सुनी तो एकदम चौंकने बगैर न रह सका। ये जो तुमने इतनी बड़ी बला मेरे सर पे थोपी है, इस पे मैं सड़ूं नहीं तो और क्या करूं? उसने दूसरे हाथ से अपने बालों में हाथ फेरा और एक नज़र उसे देखा जो सर झुकाए गहरे सांस ले रहा था। उसके चेहरे पे पसीना देखकर हैरत हो रही थी, हालांकि वो इतना जला भी नहीं था। अफसोस से सह हिलाते उसे ब्रूटस को सुना जो कहकर बोला। सीरियसली, तुम अभी से घबरा गए? मुझे लगा तुम जैसे बंदे के लिए काम बाएं हाथ का होगा, मगर काफ़ी मायूसी हुई सुनकर। है, मुझे ये बताना था कि शाम को तुम्हें फोर्ट्रेस आना है। मुझे एक काम दो तो बेहतर है। अपना काम करवाओ या मुझे अपना सुकून से करने दो। ये हर जगह बुलाओगे तो मैं खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो तंग होकर बोला, नसें जरूर पे मरकूज थी। तुम कुछ ज़्यादा भड़ास नहीं निकालने लगे? ज़रा तमीज़ से बात किया करो। मत भूलो तुम मेरे अंडर हो। अगर बॉस से तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने औकात भूलो। रख रहा हूँ। और क्या अपडेट है? वो सख्ती से कहता अब उससे जरूर के बारे में पूछ रहा था। एक नशे की अपडेट क्या हो सकती है? रखो, शाम तक आ जाऊंगा। वो बेसारी से कहते उससे फ़ोन बंद किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो उठो, पहले नाश्ता कर लो, मगर याद रहे उसके बाद तुम पूरे के पूरे चक्कर काटोगे, वरना दोपहर और रात का खाना भूल जाओ। मैं उस लड़की के इंतजार में खाली पेट नहीं सो सकता। लिहाजा आनिया, तुम खाना ले आओ, नहीं तो मैं अपना कुछ बंदोबस्त कर लूँ। अदार मुसलसल प्लेट और हाथ जोड़े आनिया को देखता, फिर खुद को कंट्रोल करके टेबल को उंगलियों से टैप किए उस छोटी सी बच्ची के इंतजार में बैठा रहता। अन्नान के कहने पर वो ऐसा कर रही थी ताकि वक्त उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर ले, खुद को इजी फील करे। और अब तो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो सिकंदर के जेल जाने की वजह से डिस्टर्ब थी और दुरायना का मानना था कि फैमिली वाला माहौल होगा तो शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उससे खुदा को नहीं बताया था, वरना ज़ाहिर सारा पोल खुल जाना था। सॉरी हानी मामा, कहाँ है? अता ने निगाहें घुमाकर उस लड़की को देखा जिसके लिए उसे आधा घंटा इंतजार में बैठना पड़ा था। ब्राउन कुर्ता, ब्लू जीन्स और बालों की फ्रेंच ब्रेड बनाए मासूम मगर उदासी उदास लग रही थी। अरे टाइम क्यों लगा दिया मैडम ने? आओ, मैं और चाचू तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अन्नान को इमरजेंसी में जाना पड़ा। आओ। सॉरी, बस काफ़ी सुस्त सुस्त सा महसूस कर रही थी, लेकिन आना पड़ा क्योंकि आप सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। उससे कुर्सी घसीट कर बैठे हुए बड़े बोझल लहजे में कहा। अतार ने उसे सजदा पैर देखने के बाद होले से सर झटकते हुए कहा। चलो अच्छा है, इन्हें ख्याल तो आया, वरना मुझे लग रहा था आज फाके करने पड़ेंगे इनकी सुस्ती की वजह से। इंतहाई ठंडे लहजे में कहता वो बख्तावर को सर उठाने में और दुरायना को घूरने पे मजबूर कर दिया। मेरे चाचू काफ़ी फनी है, असल में उन्हें सख्त भूख लग रही थी, 1 मिनट भी लेट हो जाए। मगर उससे दुरायना को बात मुकम्मल नहीं करनी थी। दुरायना, मुझे प्लीज़ रोटी पास कर दीजिए। बख्तावर ने उस मगरूर ठंडे शख्स को देखा, दिल कर रहा था पूरा रोटी का पॉट उसके मुंह में घुसा दे। बेचारी का कसूर नहीं था, भी गुस्सैले बंदे को फेस करके आई थी, दूसरे को बर्दाश्त करना खासा मुश्किल था उसके लिए।
उसी गर्दन में उसका दिया लॉकेट शैंडलियर की बढ़ती रोशनी में चमक रहा था। खुदात के इस बार बाल खोले की बजाय पोनी की शक्ल में बंधे हुए थे और उससे जल भी लगाया था ताकि लटें बार बार चेहरे पे न आए। ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, वो भरी हुई दाढ़ी समेत काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बख्तावर उस पर गौर नहीं करना चाहती थी मगर कर रही थी। सालिम आदमी है तो बड़ा हैंडसम। बख्तावर कुछ डालो, ये खाना नहीं पसंद। एकदम दुरायना की आवाज़ पे अपने ट्रांस से निकली। उससे देखा दुरायना रोटी खाते हुए उसे दिख रही थी। हालांकि उससे खुदात को कनखियों से देखा। वो एक नज़र उसे देखने के बाद अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया मगर उसकी एक नज़र पर बख्तावर ना जाने क्यों ब्लश कर गई। जी जी डालती हूँ, आप मटर पास कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये जलफ्रेज़ी ट्राई करना, तुम्हारे हानी मामा की फेवरेट डिश है। क्या मतलब? सिकंदर अभी तक जेल से नहीं निकला? रमशा ने जावेद की बात सुनी तो हैरत से आंखें फैलाए उसे देखा। मैम, बाकी छोटे मोटे केस में सर निकल जाते थे, अब कत्ल का मामला है, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन आई एम श्योर वो जल्द आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। जावेद ने नरमी से उसे तसल्ली दी। हालांकि वो खुद टेंस दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसे कैसे उसे लेकर जा सकते थे बिना कोई सबूत के? मेरी हन्नान भाई से बात करवा दो, मुझे जानना ऐसे कैसे उसको कत्ल के इल्जाम में कोई उठा सकता है। जावेद ने उसके तेजी से कहने पर गहरा सांस लिया। सर की अंगूठी वहां से मिली जहां पर शफकत का कत्ल हुआ था मैम। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर कुछ चीज़ें अभी हसास हुई दी हैं, आप बेफिक्र हो जाइए। एकदम रमशा का चेहरा सफ़ेद हो गया। तो सिकंदर ने वाकई? जावेद एकदम परेशान हो गया। उसे लगा रमशा भी थोड़ी देर में फूट फूट कर रोना शुरू कर देगी और चीज़ अच्छी नहीं थी। कम से कम उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ ने उसकी जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी। मैम, आप खाना खा लीजिए, अगर आपने सर से बात करनी है तो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। एकदम रमशा का सब टूटा और वो बेख्तियार चिल्ला पड़ी। जावेद उसके रवैये से ज़रा शौक हुआ था मगर उसकी हालत समझ सकता था। इस वाक़े के बाद तो उसे यकीन हो गया था कि वो सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती है। बेशक उस आदमी ने उसे किडनैप किया था मगर सिकंदर की दीवानगी भरी छाँव से सख्त दिल भी आखिर पिघल जाता है। ये तो फिर मासूम सी सादा दिल की लड़की थी। ओके मैम। दरवाज़ा बंद हुआ तो रमशा ने सर पे हाथ रखकर घूमकर अपने साइड टेबल पर उसकी बड़ी तस्वीर देखी और फिर सुर्ख आंखों समेत उसकी तरफ आई। उसे तेज़ी से फ्रेम उठाकर उससे उसके खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को देखा। मैंने आखिर तुमसे क्यों मोहब्बत की? आखिर क्यों? तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? तुम ना आते बहुत सी दुआएं कबूल नहीं होती, ये भी ना होती। क्यों हुई? उसके आंसू सिकंदर के चेहरे पे गिरने लगे। क्यों सिकंदर, क्यों? काश तुम जालिम होते, काश तुम सख्त होते, तुम मुझे तकलीफ देते तो आज ये दिल न फट रहा होता, ये सांसें लेना इतनी मुश्किल न होती। तुम को खुद से दूर करना। उसने उसकी तस्वीर को चूमा फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप तो माँ हैं, आप तो लोगों की जिंदगी जीवन करते हैं, मुझे हाथ मत लगाओ। सिकंदर, तुमने अपनी अपनी बहन का कत्ल किया। बहनोई की तो समझ में आती मगर अपनी माँ जाई को कौन मारता है? आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप तो माँ हैं। हेलो। आ आ माँ माँ। हेलो सोफ़ी, हेलो। मगर उससे बख्तावर की टूटी फूटी आवाज़ें आ रही थी। वो समझ गया बख्तावर ने गलती से उससे कॉल मिला दी होगी। वो फ़ोन रखने लगा था जब एकदम उसे आमिर की आवाज़ सुनाई दी। सोफ़ी मेरी जान, मुझे ऐसे मत देखो मुझे ऐसे, मेरे लिए काम मुश्किल मत बनाओ प्लीज़। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अपने दिल से कर रहा हूँ? एकदम उसकी अजीब सी हंसी सुनाई दी। शेर दाऊद को उसकी हंसी बड़ी अजीब सी लगी। हन्नान जो सिगरेट की कश ले रहा था एकदम सिकंदर को चौंकते देखकर अलर्ट हो गया। शेरू, सब ठीक है ना? सोफ़ी की तबीयत तो ठीक है? मगर शेरू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस साकित खड़ा अपनी तेज चलती धड़कनों से मुंतज़िर था क्या कि आमिर क्या कहेगा। फिर एकदम उसे थपड़ों की और ऊंची आवाज़ें सुनी। यू चीटर, यू बिच, तुमने आमिर भा को धोखा दिया,
आमिर भाग को, जिसने तुमसे शदीद तरीन मोहब्बत की। सिकंदर का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसे सोफ़ी की सिसकें सुनाई तो नहीं दे रही थी, मगर वो जानता था वो सिसक भी नहीं रही होगी। वो तो पहले से मर चुकी थी। अब तो वो अपने कफन का बंदोबस्त कर रही थी। शेरदौद ने फ़ोन कान से लगाया, तेज़ी से भागा। हन्नान मुंह खोले उसे भागते हुए देख रहा था। फिर वो भी उसके पीछे भागा। उससे अभी तक आमिर की धाड़ने और तोड़फोड़ की आवाज़ें आ रही थीं। सोफी प्लीज मत करो, प्लीज भक्ति खातिर प्लीज। सिकंदर बड़बड़ाते हुए सांस रोके बाइक में बैठा। शेरू, वो फ़ोन बंद नहीं करना चाहता था, मगर फिर वो बाइक न चला पाता। फ़ोन बंद करके उससे कांपते पसीने भरे हाथों से बाइक स्टार्ट की। सोफ़ी मुंह के बल गिरी। उसके नाक से खून निकल रहा था। चेहरे और माथे पे जख्मों से खून रस के उसके चेहरे के हुलिये को बिगाड़ चुका था। आमिर ने उसके बालों को पकड़कर उसे उठाया। बख्तावर बिस्तर पे बैठी एकदम शोर से पागलों की तरह रोने लगी। एक तो उसका बाप पागलों की तरह उसकी माँ को मार रहा था, दूसरा माँ के चेहरे से निकलते खून को देखकर वो और रोने लगी। माँ माँ। तुमसे मैंने मोहब्बत की थी सोफी, इतनी कि तुम्हारे लिए जान दे सकता था। और तुमने क्यों किया ऐसा? क्या कमी थी मुझ में, बोलो। मामा। तुमसे मैंने मोहब्बत की थी सोफी, इतनी कि तुम्हारे लिए जान दे सकता था। और तुमने क्यों किया ऐसा? क्या कमी थी मुझ में, बोलो। वो सोफ़ी की साकित आंखों में देखकर बुरा रहा था। सोफ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सांस लेते हुए किसी टूटी बेजान गुड़िया की तरह उसकी मार सह रही थी। आमिर ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे मारा। वो लहरा कर एक बार फिर नीचे ज़मीन के बल गिरी। सिकंदर घर पहुंचा। उससे बाइक को खड़ी करने की बजाय वहीं फेंक कर तेजी से भागा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अभी जैसे ही दिल बाहर आ जाएगा। तुमने मुझसे मेरा गरूर छीन लिया सोफी, मेरा गरूर। यू चीटेड ऑन मी। तुमने एक बेटी की माँ होकर भी ना सोचा। वो बूटों से उसको ठोकरें मारने लगा। बख्तावर के रोने में मजीद इजाफा हो गया था। वो बार बार मामा कह रही थी, लेकिन मामा बस मर चुकी थी। मामा अब कुछ नहीं कर सकती थी। तुम अंदर नहीं जा सकते, बॉस ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। सिकंदर ने आओ देखा ना था। वहशत के आलम में जोरदार मुक्का कमाल के मुंह पे दे मारा, और इससे पहले वो उसे रोकते वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ ऊपर बढ़ा। मैं अब मज़ीद तुम पर जुल्म नहीं कर सकता मेरी जान, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना कि मेरा दिल अब फट चुका है। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे सोफ़ी, तुमने अपने आमिर को बर्बाद कर दिया। वो उठा और उसने बेजान हुई सोफ़ी को नफरत भरी निगाहों से देखने के बाद जेब से रिवॉल्वर निकाला। सिकंदर ने दरवाजे को खोला, मगर दरवाज़ा लॉक था। सिकंदर ने दरवाजे को पीटा। आमिर, आमिर दरवाज़ा खोलो। इतनी जोर से सिकंदर चिल्लाया था कि पूरा घर उसकी धाड़ से काम किया। ओह, तुम्हारा प्यारा भाई भी आ गया, तुम्हारा दाऊद, तुम्हारा गरूर। उसके सामने तो ये शो बनता है, आखिर उससे भी पता चले उसकी शरीफजादी बहन ने मुझे धोखा दिया, उस शख्स को जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। आमिर, अगर तूने सोफी को जरा सा भी हाथ लगाया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। दरवाजा खोलो। वो एक बार फिर दौड़ा। 20 साला शेरू इस वक्त अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। मैं इस कचरे के ढेर को वैसे भी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे बेफिक्र हो। क्यों जान नहीं लगाऊंगा, बोलो अपने भाई को। मेरे प्लीज़ शेरू। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आमिर ने मज़ीद उससे बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उससे अपने बूट उसकी गर्दन पे रख दिए थे। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। उससे पाँव का दबाव बढ़ाया। सिकंदर ने गुस्से से पूरी जान लगाकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आमिर ने उसे जैसे ही अंदर दाखिल होते देखा, उसे सीधा रिवॉल्वर चला दिया और सब कुछ खत्म हो चुका था। नहीं। वो वहशत से चिल्लाया था। सिकंदर एकदम ट्रांस से बाहर आया। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। टहलते टहलते एकदम नीचे गिरा था और सर पकड़े उसने सांस लेने की कोशिश की थी, मगर सांस नहीं आ रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो कमज़ोर ना पड़े, मगर उसकी हालत उसको कमज़ोर बना रही थी। अल्लाह, अल्लाह। वो बार बार यही लफ्ज़ पुकार रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था उसे। मैं अच्छा नहीं हूँ, अल्लाह मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बाप का फर्माबरदार नहीं निकला। मैंने बेशुमार कत्ल किए, मैंने बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह की।
मैंने अपनी रे की इज्जत खराब की। मैंने सबको धोखा दिया। मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। वो रोना चाहता था मगर वो ये नहीं कर पा रहा था। उसने चेहरे पे हाथ रखे अपनी तेज धड़कनों की रफ्तार को सुनता रहा और बार बार यही दोहराता रहा कि वो अच्छा नहीं है। देखें, ये अंगूठी भागी है। इस बात का क्या सबूत है? फारूक मियाँ के पास ये अंगूठी किसी को सिकंदर साहब की उंगली में दिखाई नहीं दी, तो उन्हें कैसे दिखाई दी? दूसरा, शायद वो अंगूठी भा की तरह भी हो सकती है। आखिर एक सौतेला भाई ट्रैप करने के लिए घटिया चाल चल सकता है। फारूक खामोश था। उसे सिकंदर के वकील से नसें हटाकर संजीदा से बैठे जमाल अजीम को देखा। हो सकता है, मगर मैंने ये अंगूठी उसकी छोटी उंगली में पहनी देखी थी जब वो मेरे बाप के घर धमकाने आया था। हो सकता है मैं गलत हूँ। जाहिर है ऐसी अंगूठी तो बहुत कॉमन सी थी। बस फर्क उस अंगूठी के अंदर बेस्ट ब्रदर लिखा हुआ था। अब आपके भाई हैं भी सबके हमदर्द, तो शायद किसी ने उन्हें ये अंगूठी तोहफे के तौर पर दी हो। वाह! अब इस जस्टिफिकेशन पे लोगों को अंदर किया जाएगा डीआईजी साहब। कल के बच्चे बस एक अंगूठी लेकर आ जाएंगे और कहेंगे जहाँ ये कत्ल हुआ था ये हमें मिली, और मैंने एक दफ़ा कातिल की उंगली में ये पहनी देखी थी। सॉरी फारूक मियाँ, ये सबूत नहीं होता। असल सबूत लाकर दिखाएं तो मैं मानूं। डीआईजी ने अब सिकंदर के वकील से नसें हटाकर फारूक को देखा। फारूक ने गला खंगालते हुए कहा, ठीक है, अगर ये सबूत काफ़ी नहीं है तो मुझे कुछ टाइम दें, लेकिन मैं ये बात साबित ज़रूर करूँगा कि शफकत का कत्ल सिकंदर ने किया है। तो फिर भा को रिहा किया जाए फ़ौरन। जब आपको सबूत मिल जाए तब जो जी में आई कीजिएगा। डीआईजी जमाल अजीम कुछ कहने वाले थे कि फारूक ने उनकी बात काटी। अंकल, सिकंदर को रिहा कर दें। वाकई में एक अंगूठी सिकंदर के गुनाह को जस्टिफाई नहीं करती, और ये मेरा अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि सिकंदर को आज़ाद करके उसे फिर से कैद करने की तैयारी करूँगा। और इस बार ये कैद उम्र भर की कैद होगी, जिस पे ये बड़े लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके ठंडे लहजे पर डीआईजी जमाल ने गहरा सांस लिया। आप यहाँ से अब जा सकते हैं। मुझे फारूक से अकेले में बात करनी है। अन्नान ने देखा जैसे ही सिकंदर का वकील निकला तो उससे कनकियों से उसे इशारा किया जिससे ओके का सिग्नल दे दिया था। अन्नान ने शुक्र का सांस लिया। अंकल, मुझे पता है कि उसने किसी न किसी तरह निकल जाना है। ये अंगूठी वाकई उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकती। मुझे उसे छोटी मोटी सज़ा नहीं दिलानी, उसे उसका फल चुकाना है। ऐसी छोटी मोटी सज़ाएं सिकंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो मैंने जान लिया। बेहतर यही है कि आप इसे रिहा कर दें और ये डिक्लेयर करें कि अब उसका इस केस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? पहले मुझे फोर्स किया उसे अरेस्ट करने को, वो भी इस बेस पे कि सिकंदर की अंगूठी तुम्हें वहाँ शफकत के घर से मिली। दूसरा, उसने इस बात पे तुम पर हमला किया। हालांकि सिकंदर बहुत ठंडे मिजाज का आदमी है। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि वो गिल्टी है, वरना वो तुम पे कभी हमला ना करता। मगर अब कह रहे हो उसे रिहा कर दो। पहले अपने जहन को फिक्स कर लो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। फारूक आगे से कुछ कहता उसका फ़ोन बस होने लगा। उससे फ़ोन निकाल कर देखा, मम्मी की कॉल थी। उठा लो, मैं आता हूँ। जमाल अजीम उठ गए जबकि फारूक ने मासूम ख्वात से उन्हें देखकर फ़ोन उठाया। जी मम्मी। जैसे जैसे सेकंड गुजरने लगे सिकंदर का चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद पड़ गया। अनीका घर से गायब है। अदनान टेरेस में आया, उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। क्योंकि वो बहुत कम सिगरेट पीता था, लेकिन जब उसे तलब हो जाती थी तो एक दिन में 2 पैकेट तो कम से कम ख़त्म कर देता था। वो आज काफ़ी डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहा था। सोच की लकीरें उसके माथे पर फैली हुई थी। रेलिंग पर हाथ रखे वो नीचे झुका सिगरेट की गहरी कश ले रहा था जब उसने देखा बड़ी सी काली जीप घर के बाहर खड़ी हो गई थी। उसके थोड़ी देर बाद एक खुश शक्ल आदमी ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स से मुलव्वस बाहर निकला था। उसे देखकर ना जाने की उदात को बैड बॉय वाली फीलिंग आई थी। अपने लंबे बालों पे हाथ मारे उससे देखा वो फ़ोन मिला रहा था। ये आखिर कौन था? सिगरेट को फूंकते हुए वो नीचे की तरफ जाने लगा था ताकि चेक कर सके, मगर उसे बख्तावर की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, रखे फ़ोन। उससे मुड़कर देखा, ग्रीन शलवार कमीज में वो और कोई नहीं बख्तावर थी। वो गेट से बाहर निकल चुकी थी। हठात के माथे पे अचानक से बल आ गए। ये करते हुए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। उससे देखा वो लड़का सीधा बख्तावर के पास उसे अपने साथ लगाकर उसका सर थपका। वो उसे कुछ कह रहा था लेकिन हुदात को वो सिर्फ हक दिखाई दे रहा था। पता नहीं अंदर एक अजीब सी आँख उसे भड़कती हुई महसूस हुई।
ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एकदम से उसे गुस्सा आ रहा था। रेलिंग को सख्ती से थामे उससे देखा, वो अब उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा था और वो जीप की फ्रंट सीट पे बैठ गई। हठात बिना सोचे समझे नीचे आया। दुरायना टीवी देखते हुए कॉफ़ी का सिप ले रही थी। जब उसने तेज़ कदमों से नीचे खुदात को आते हुए देखा, दुरायना ने अपने चाचू के चेहरे के तासुरात देखे तो एकदम चौंके बगैर न रह सकी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, सब खैरियत? वो लड़की, क्या नाम है उसका? वो अभी बाहर किसी लड़की के साथ जीप में बैठी। तुम्हें ये बात पता है? दाद ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय सख्ती से ये बात कही। दुरायना ने ना समझी और कतरे उलझकर अपने चाचू को देखा। आप बख्तावर की बात कर रहे हैं? वो तो अभी अपने कज़न के साथ गई है। असल में उसकी ताई अम्मी बीमार है। दुरायना को समझ नहीं आई कि क्या कहे। वो कहना चाहती थी कि वो अपने आपी से मिलने गई है और वो आपी और कोई नहीं उसकी अपनी मिशी थी, मगर वो नहीं कह सकती थी, लिहाजा मुस्कुराकर उससे झूठ बोला। हठात को लगा अब उसका गुस्सा कम हो जाए, मगर पता नहीं क्यों अजीब सी जलन दिल महसूस कर रहा था। उसने तो उस लड़की को सही नजर देखा नहीं, मगर फिर भी क्यों वो हक देखकर उसका दिमाग घूम रहा था। अगर उस लड़की के रिश्तेदार इधर मौजूद हैं तो वो यहाँ इस घर में क्या कर रही है? दुरायना को उसकी बात पे झटका लगा। चाचू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हन्नान उसके मामू हैं और वो सारों से ज़्यादा हन्नान की क्लोज है। तो मेरा मतलब, दाऊद भैया ने सोचा कि वो यहाँ ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल रहेगी। सबसे ज़्यादा तो वो उसकी बाहों में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, और आयना का कहना है कि वो यहाँ। उससे अपना सर झटका। मुझे पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन हमारे घर आता है कौन नहीं। मैं मज़ीद अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हन्नान ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, होप कि तुम समझ सकती हो। दुरायना के दिल को कुछ हुआ। वो जानती थी कि वो अब तक रमशा की वजह से इस एहसास से मुब्तला है। उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी वो गिल्टी क्यों महसूस कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ चाचू, आपका परेशान होना बनता है। जाहिर है किसी की अमानत को संभालना बहुत मुश्किल काम है। आप बेफिक्र हो जाइए, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अतात को अब अच्छा नहीं लगा। उससे ज़्यादा ही दुरायना के सामने ओवर रिएक्ट कर दिया था, मगर वही बात वो जाहिर नहीं कर सकता था। जैसा सर हिलाते हुए वो बिना कुछ कहे ऊपर चल दिया। आईना उन्हें रोक कर पूछना चाहती थी कि नाश्ते में क्या लेंगे, मगर उससे मौका ही नहीं दिया। कमरे में जा रहा हूँ मैं, प्लीज़ कोई आए तो उसे वापस भेज देना। मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। जी सर। सिकंदर गहरा सांस लेते हुए ऊपर आया और अपने कमरे की बजाय रमशा के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में हंसफेतों को खूब अंधेरा था, जहाँ पर्दे के पीछे हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही थी। उसने ऐसे से दरवाज़ा बंद किया और देखा तो ज़मीन पर लेटे हुए वजूद को देखकर उसका सांस एक मिनट के लिए रुक गया। बिना कुछ कहे चलकर उसके पास आया, झुका तो देखा उसके हाथ में फ्रेम था जिसको उसे सीने से लगाया हुआ था। सिकंदर ने फ्रेम उससे गिरफ्त से निकाला, जिसपे वो ज़रा सा कसमस आई। सिकंदर ने फ्रेम को देखा तो अपनी तस्वीर को देखकर वो एक मिनट के लिए तो बिल्कुल साकित हो गया। फिर उसी खामोशी से उससे फ्रेम साइड टेबल पर रखा और उसे उठाया और बेड पे लेटाया। अम्मी, रमशा ने जरा सी करवट लेकर अपनी अम्मी को पुकारा। सिकंदर ने उसके बाल उसके चेहरे से उठाए। मुझे अलहदगी चाहिए। एक कमजोर लड़की तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़ती है। छोड़ दो मुझे। तुम तो मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल निकली हो रे। कभी मोहब्बत का इजहार करती हो तो कभी नफ़रत का इजहार, कभी ज़िंदगी से निकल जाने का कहती हो तो कभी मेरी तस्वीर को सीने से लगाए बिस्तर की बजाय ज़मीन पर लेटती हो। क्या समझूं मैं इसे? क्या कहूँ तुम्हारी इस उलझन को जिसे मैं हटा नहीं पा रहा? उसने रमशा का हाथ पकड़ लिया और अंगूठी से उसका हाथ सहलाने लगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकूँगा, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। मैं मौत से नहीं डरता जितना तुमसे दूर हो जाने से डरता हूँ, किसी और को अपनी जगह देखने से डरता हूँ। ये डर से ज़्यादा एक अज़ियत है जो मौत से भी ज़्यादा तकलीफ दे है। ये जलन और दर्द मुझे क़यामत तक बेचैन किए रखेंगे। बड़बड़ाते हुए वो उसके सोए हुए चेहरे को देखते जा रहा था, जैसे कोई बच्चा किसी अनोखी चीज को देखकर अपना रद्द अमल दिखाता है। यू आर माइन रे, ओनली माइन। तुम किसी की नहीं, सिर्फ मेरी हो। मैं हर उस शख्स को ट्रैम्पल करूँगा जो मुझे तुमसे दूर करेगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी। मैं बेशक तुम्हारे मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, मगर मैं हूँ तो सिकंदर भा, और सिकंदर को कभी हार पसंद नहीं होती। मैं हर चीज़ में तुमसे हार सकता हूँ, मगर बात जब तुम्हारी आएगी
तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पहले तो तुम्हें पाने की चाह थी, लेकिन अब तुम्हें मुझसे इश्क हो जाने की चाह है। उसने उसके हाथों पे प्यार करने के बाद उसका हाथ छोड़ दिया और उठ गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो रमशा ने अपनी आंखें खोल ली। उसे तेज़ी से उठकर इर्द गिर्द देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद सिकंदर के लम्स को महसूस करके बोली, सिकंदर सिकंदर आए थे, मगर वो तो जेल। उसने देखा वो बिस्तर पे मौजूद थी, लेकिन वो तो रोते रोते नीचे ज़मीन पे सो गई थी। ऊपर कैसे आई? बेकरारी के आलम में वो उठी और उसने दरवाज़ा खोला, जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि खुला होगा। अपनी सोच झटक कर वो नीचे आई, जहाँ उसने सिकंदर की झलक देखी। तेज़ी से वो नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी। जब उसने देखा सिकंदर किसी लड़की के कंधे के गिर्द बाजू फैलाए कुछ कह रहा था और वो लड़की साकित तासुरात लिए बस हल्का सा सर हिला रही थी। रमशा को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। वो एकदम गिरने लगी थी जब उससे रेलिंग को सख्ती से थाम लिया। अब ये तुम्हारा घर है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। खाना खाओगी या आराम करना चाहोगी? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा था, जिस पर सिकंदर ने गहरा सांस लिया था। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ दूँ। वो उसको लेकर सीढ़ियों पे आया था तो उससे देखा रमशा खड़ी हुई थी, जो उससे नजरें मिलाने के बाद रुख मोड़ गई चुकी थी। वो उस पे चिल्लाना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकी। वो बिना कुछ कहे तेजी से उठी और घूमकर सीढ़ियां फैलाकर मंजिल से गायब हो गई।